मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। क्या टाइम अलग-अलग है, टाइम अलग-अलग है, पता चल जाता है। 10 बजे पता है उसकी लर्निंग 12 बजे होता है। सर होगी क्लास? हाँ हाँ फ्री हो जाएगा। होगी क्लास हम लोग की? हाँ सर। अच्छा, अब हम लोग आज से नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप लोगों ने देखा है क्या पढ़ाया जाएगा? किसी ने देखा है? किसने नहीं देखा है अभी? नहीं देखा है, नहीं बोलोगे तो समझेंगे देख लिया है। नहीं देखा सर। नहीं देखा तो देखो अभी। बोला था मैं कल की नया यूनिट पढ़ेंगे, तो देखना चाहिए था ना कि क्या पढ़ेंगे। इतना तो देख लो क्या पढ़ेंगे, ये थोड़ी बोलने पढ़ लो खुद। लेक्चरल नोट्स। क्या देख रही हो तुम? लेसन प्लान नहीं दिख रहा है क्या? सर मैं तो बुक में देख रही थी। लेसन प्लान बोला है मैंने देखने के लिए बेटा, लेसन प्लान जो हम लोग आज पढ़ेंगे। सर आपने डेट्स अभी तक सही नहीं करी वहाँ पे। अच्छा, सही नहीं है डेट। आज वाला जो टॉपिक है उसमें क्या दिखा रहा है डेट? आपने 12, 11, 12, 13 डाल रखी है वहाँ पे। 10, 11, 12 आएगी ना। ठीक है वो सही हो जाएगा। सीक्वेंस सही है ना? हाँ सर, सीक्वेंस सही है। ठीक है, मतलब सबने देख लिया, बाकी लोग जो नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल ही नहीं रहे हैं कि नहीं देखा है या देखा है, सबने देख लिया है। बहुत अच्छा। सर वो जो लास्ट क्या यूनिट के 1-2 क्वेश्चन थे ना डिस्कस वाले, वो ट्यूटोरियल में डिस्कस कराओगे क्या? वो कर लूँगा, मुझे याद है, मैं उसे करना है मुझे। ठीक है, मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम देते हैं, देखते हैं आप लोग कितना दिन तक याद रखते हो या फिर रिवाइज कैसे कर रहे हो। तो 2-3 दिन बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना याद है। ओके सर। तो स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ सर, दिख रही है। यस सर। खुशी राम मीना, क्या है टॉपिक का नाम? खुशी राम मीना बताओ। हेलो, ये सुन ही नहीं रहा है, ज्वाइन करके भाग जाना है क्या? हेलो तुमको आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर, बेंडिंग मोमेंट्स और सिंपल बेंडिंग। अच्छा, ये पढ़ना है बस। कहाँ देख रहे हो? लेक्चर प्लान में देखा था सर। शेख सुएब, शेख क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज? बेंडिंग मोमेंट ना। बेंडिंग मोमेंट, बस उसका सुन के बोल दिए ना। रोज देखना है, रोज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगर मैं डेविएट हो रहा हूँ तो तुम लोग बताओगे कि सर आप दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे हो। ठीक है, टॉपिक देखिए बार बार। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में जानिए कि इसमें ये पढ़ेंगे हम लोग। चलो, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ सर। यस सर। पीपीटी की स्क्रीन दिख रही है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज, लिखा होगा आप लोग देखोगे, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग एंड बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। ठीक है, तो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? आप लोग देखोगे ये बिल्डिंग दिख रही है, इसमें बिल्डिंग में बहुत सारे वर्टिकल बीम्स हैं, इसको बोलते हैं कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल बीम्स हैं, ऐसी भी लगती हैं हॉरिजॉन्टल बीम्स, ऐसी ये भी बीम लगती हैं, ऐसे आप लोग देखे होगे, ऐसे भी बीम लगती हैं। अगर छत बनाना है तो ऐसा भी बीम होना चाहिए। ऐसी भी बीम होती है कि नहीं होती है? आपके क्लासरूम में दिखा होगा कभी, यहाँ पे हाँ क्लासरूम में सर। के ऊपर अगर यस सर। बहुत ही बड़ा कमरा है तो बीच में एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बीम बनाना पड़ता है। अगर बहुत बड़ा कमरा है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल बीम भी बनाया जाता है।
तो वो भी बीम देखते हैं। और ये वाला जो बीम है इसको बोलते हैं वर्टिकल, अगर लगा हुआ है तो इसको कॉलम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग का काम है यहाँ पे, सिविल इंजीनियरिंग का। तो हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर क्यों पढ़ रहे हैं इसको, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? यहाँ तो पूरा का सिविल चीजें हैं, यहाँ पे सीमेंट और कंक्रीट से ही बन रहा है सब कुछ। ये सिविल वाले पढ़ते भी हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, तो हम लोग क्यों देख रहे हैं इसको? इसको हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी थ्योरी अप्लाई हो रहा है इसको बोलते हैं बीम थ्योरी, लेकिन हम लोग इसको मैकेनिकल में भी अप्लाई करते हैं। कहाँ पे अप्लाई करते हैं आप लोग देखोगे, जैसे ये एक एग्जांपल है पहला, ये जो पहला एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे एक बोल सकते हो क्रेन है, ये दिख रहा है, ये यस सर। इस पे एक लोग, इस पे आदमी बैठा होगा, इस पे फोर्स लगाएगा, ये मोमेंट इस पे अप्लाई हो सकता है और मोमेंट की वजह से हो सकता है ये ब्रेक हो जाए। ऐसे मोमेंट अप्लाई हो सकता है, इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है ऐसे। तो ये और इसमें सपोज एक यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है एक बीम पे खड़ा है, ये वाला स्ट्रक्चर, एक सेकंड, ये वाला स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि जो कई सारे दीवार बनाए जाते हैं, इसमें ऐसे छज्जे निकाले जाते हैं, दीवार है ये, और उस पे एक ऐसा छज्जा निकाला जाता है बाहर की तरफ। तो ये एक वेट है इसका, और ये ऐसे बेंड भी हो सकता है, मुड़ भी सकता है। तो इस तरह का एक बीम बन रहा है यहाँ पे, इस पे एक लोड लग रहा है ऐसे, ये रोटेट हो सकता है। तो यहाँ पे कैसे कैसे मटेरियल यूज करने हैं, क्या डायामीटर होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, ये सब भी हमको देखना होगा, क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कि एक बीम थ्योरी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ से जो भी स्टडी की गई है उसको अप्लाई किया जाता है मैकेनिकल कंपोनेंट्स में भी। ठीक है, उसके बाद और भी एग्जांपल है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये व्हील्स है, व्हील्स में एक शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट पे बहुत सारे लोड आ रहे हैं ऊपर से, इस शाफ्ट पे बहुत सारे लोड आ रहे हैं, और ये सपोर्ट है किस पे, व्हील्स पे। दो व्हील्स होती हैं, ऐसे दो व्हील्स होंगी, आपको पता होगा ना, ये दो व्हील्स हैं और बीच में एक शाफ्ट लगा हुआ है, और इस पे गाड़ी का पूरा वेट लग रहा है, और ये रोटेट भी हो रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पे भी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये भी एक बीम की तरह काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल बीम की तरह। ठीक है, यस, हॉरिजॉन्टल बीम की तरह, जैसे यहाँ पे एक बीम है, यहाँ पे दिख रहा होगा बीम, हॉरिजॉन्टल बीम, और ये है वर्टिकल बीम। इसको कॉलम का नाम दिया गया है, कॉलम एक अलग ही यूनिट है हम लोग का, लास्ट या 4th यूनिट है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है ये, इसको बोलते हैं एक्सल। ये शाफ्ट जो रोटेट होता है मतलब ये इंजन की वजह से रोटेट हो रहा है, और ये जाके व्हील को रोटेट करा रहा है, इसको बोलते हैं शाफ्ट। वैसा ही दिखेगा जैसे ये यहाँ पे भी दिख रहा है, वैसा ही शाफ्ट बीच दो पहियों के बीच में, लेकिन इसको शाफ्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं एक्सल, इसको एक्सल बोलते हैं। ये रोटेट नहीं हो रहा है, ये बस फॉरवर्ड मोशन में ये रोटेट हो रहा है व्हील, उसकी वजह से ये यहाँ पे इसको सपोर्ट, दोनों के बीच में कांटेक्ट लाने के लिए इसको लगाया गया है एक्सल को। तो ये रोटेट नहीं हो रहा है। सर क्या हो रहा है इसमें, वापस बताना सर। ये रोटेट नहीं हो रहा है, ये रोटेट नहीं हो रहा है पूरा शाफ्ट। यहाँ पे ये शाफ्ट पूरा रोटेट होता है, दिखाई देगा ये रोटेट हो रहा है, ये रोटेट नहीं हो रहा है। ये व्हील पे यहाँ पे बेयरिंग्स लगी हुई हैं, बेयरिंग्स में छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बेयरिंग सिर्फ बेयरिंग्स नहीं लगी होगी, यहाँ पे बेयरिंग्स लगी होंगी, ये रोटेट नहीं होगा। ये गाड़ी का इंजन आगे इसको खींच रहा है, तो ये व्हील रोटेट हो रही है, बस ये सपोर्ट के लिए, दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट लाने के लिए, व्हील्स के बीच में दोनों में कॉन्टेक्ट लाने के लिए यूज किया गया है एक्सल। तो एक्सल और शाफ्ट में बहुत बड़ा एग्जांपल है, वो पूछा जाता है डिफरेंस क्या है। तो शाफ्ट डायरेक्ट पावर ट्रांसमिशन मशीन से जुड़ा होता है, जो कि इंजन बोलते हैं उसको, वो डायरेक्ट जुड़ा होता है, और ये रोटेट होता है, इसकी वजह से ये व्हील्स रोटेट हो रही है, आगे वाली व्हील्स। अगर मान लो कार है तो आगे वाली व्हील्स रोटेट हो रही है तो उसमें शाफ्ट होगा, लेकिन पीछे वाली व्हील्स में क्या लगा होगा, एक्सल लगा होगा। पावर कहाँ जनरेट हो रही है, आगे। ठीक है, यस सर। यस सर। नेक्स्ट ये देखो, अभी यहाँ पे एक और बीम आ गया, ये भी एक बीम है। क्या है, बीम है या कुछ और है? कहाँ सर? देखो इसको बीम नहीं दिख रहा है, बीम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये तो एरोप्लेन है, इसमें बीम कहाँ से आ गया? दिख रहा है, बीम तो नहीं आ रहा है, लेकिन बीम थ्योरी अप्लाई होगी। अब दिखा है होगी कैसे बीम, कैसे इसको हाँ बोल सर। रहे हैं, इसको बीम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टरबाइन का वेट लगेगा ना। ट्रांसवर्स लोड अप्लाई हो रहा है इस पे,
ये जो रोटर है, ये इंजन है, ये इसका वेट है पूरा, इस पे इससे फोर्स लग रहा है, तो ये बेंड हो सकता है, ये विंग बेंड हो सकता है कि नहीं? और भी बहुत सारे इसके ऐसे फोर्स लग रहे हैं, ऐसे वीक एयर्स जा रही है, इसको फोर्स, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ये इस तरह से भी बेंड हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी बेंड हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये पीछे भी जा सकता है, ये यस सर। यहाँ से निकल सकता है ये। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे सबसे ज्यादा फेलियर के चांसेस हैं, ये सब इसमें देखा जाता है। तो ये वही दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोड अप्लाई हो रहे हैं, इस लोड की वैल्यूज आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये सब देखेंगे हम लोग कैसे आ रही है। ठीक है, तो यही सब डायग्राम बनाना होता है, इसको बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविल इंजीनियरिंग का ही तो मेन पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन हम लोग मशीन कंपोनेंट्स में देखते हैं कि बीम थ्योरी अप्लाई हो सकता है। जैसे ये एक एरोप्लेन का भी डिजाइन है, इसमें भी डिजाइन में भी हमको यूज करना होगा बीम थ्योरी। ठीक है, उसके एक छोटे से पॉइंट पे कैसे कैसे स्ट्रेस लग रहे हैं, वाई में और एक्स में कैसे लग रहे हैं, वो निकालो और देखो कि उस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है कि कहीं और किसी और पॉइंट पे आ रहा है। तो हर पॉइंट का एनालिसिस की जाती है कि स्ट्रेस सबसे ज़्यादा किस पॉइंट पे आ रहा है, वो क्रिटिकल पॉइंट माना जाता है और उसकी डिजाइन और उसका मटेरियल चेक किया जाता है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कितने डायग्राम है इसमें मैकेनिकल के लिए? ये तो एक डायग्राम वाला एक डायग्राम, 4 है टोटल, 4 यस सर। 4 एग्जाम्पल है मैकेनिकल के और एक है सिविल का। हाँ, 4 एग्जाम्पल है कि एक और दिख रहा है? 5वां एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पे? हाँ सर। हाँ, ये भी है ना 5वां एग्जाम्पल। ये देखो, ये पूरा का पूरा लोड ऐसा अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये, बस यहाँ पे जो उसका मेन कंट्रोलर है वहां पे लगा हुआ है, और इसको पूरा होल्ड करना है, इसको मूव करना है, तो ये भी एक बीम की तरह काम करेगा। दिस इज द मशीन मैकेनिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो टोटल 5 एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल है, और सिविल तो बेसिक है इसका, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का, क्योंकि सबसे पहले बिल्डिंग स्ट्रक्चर सब बनी थी, उसके बाद मशीन आई थी। ठीक है, लेकिन वही थ्योरी कहाँ पे अप्लाई करेंगे? मशीन्स में भी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। तो आपको अभी नोट कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना है और सुनना है। लिखा है, when a beam is subjected to a loading system or by a force couple acting on a passing through the axis, acting on a plane passing through the axis, then the beam deforms. In simple terms, this axial deformation is called bending. Due to the shear force and bending moment, the beam undergoes deformation. और डिफॉर्मेशन कैसा होगा? अलग अलग, जैसे shear force की वजह से अलग टाइप का डिफॉर्मेशन होगा, बेंडिंग मोमेंट की वजह से अलग टाइप का डिफॉर्मेशन होगा। हमने पहले ही लेक्चर में देखा था कि नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में क्या क्या आती है। बेंडिंग स्ट्रेस आती है। हाँ सर, हाँ सर। बेंडिंग स्ट्रेस आती है, अभी देखेंगे फिर से कि कैसे आ रही है। Bending of a beam due to the shear force and bending moment, the beam undergoes deformation. These normal stresses due to bending are called flexural stresses, या फिर bending stress. ठीक है, अब ये दो जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखेंगे आप लोग कि ये बीम है, इस पे अगर लोड लगाता हूँ मैं, ये इसको कौन से टाइप का बीम बोलते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस टाइप का बीम है ये, और ये अलग टाइप का बीम है, ये अलग टाइप का बीम है, सबका नाम है, सब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब इसमें एक लोड लग रहा है, तो आप लोग देखोगे ये बेंड हो गया ना, तो बेंड हो गया तो आप देखोगे ऊपर का जो लेयर है ये किस में आ गया है? कंप्रेशन में आया है। ये लग रहा है ना छोटा हो गया होगा और ये बड़ा हो गया होगा। छोटा कब होता है? जब कंप्रेसिव फोर्स होता है। तो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है अलोंग द कैसे लेंथ के किस डायरेक्शन में छोटी हो रही है? इस डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सियल डायरेक्शन है, क्योंकि एक्सिस भी तो घूम गया है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में है, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलेंगे। इस डायरेक्शन में कोई ऐसा फोर्स होगा जो इसको खींच रहा होगा, या छोटा कर रहा होगा या बड़ा कर रहा होगा, इधर खींच रहा होगा और इधर
कंप्रेस कर रहा है, अभी तो लेंथ कम हो रही है। इस लोड को नहीं देखना हमको, ये लोड कैसा लग रहा है, इसका इफेक्ट इसमें कैसा पड़ रहा है, वो वाला लोड देखना है, क्योंकि स्ट्रेस इफेक्ट होता है। स्ट्रेस क्या होता है? इफेक्ट। तो इस वाले डायरेक्शन में स्ट्रेस आ रही होगी जिसकी वजह से लेंथ छोटी हो रही है, और इस डायरेक्शन में लेंथ टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा होगा जिसकी वजह से लेंथ बड़ी हो रही है। तो ये टेंशन में होगा और ये कंप्रेशन में। ठीक है, बीच वाली लाइन का क्या होगा? बीच वाली लाइन का क्या होगा? कोई बोलेगा? इसका अच्छा, इसके जस्ट नीचे वाले का क्या होगा? इस वाली लाइन का यहाँ इसका भी लेंथ कम होगा, लेकिन इससे ज्यादा कम नहीं होगा। सबसे ज्यादा कम किसका हुआ है? ऊपर वाली लाइन सबसे कम हुई है। सबसे नीचे वाली का लेंथ सबसे ज्यादा बड़ा है और इसका लेंथ सबसे कम हुआ है। तो बीच में क्या होगा? जीरो होगा। होगा कि नहीं? ऐसे हो रहा है ना, ये करो ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ कि इधर राइट साइड में जाने पे टेंशन बढ़ रहा है, लेफ्ट साइड में जाने पे टेंशन कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, एक बार डिफॉर्मेशन इतना हुआ और एक बार डिफॉर्मेशन इतना हुआ, तो बीच में क्या हो रहा होगा? जीरो डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो बीच में जीरो डिफॉर्मेशन ऐसा किया गया है कि बीच वाला जीरो डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं, देखिए अब मैं यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखो अगर ऐसा बना है, ऐसा ये बीम है। अब हर चीज को बीम बोलेंगे जहाँ पे बीम जैसे लोड लग रहे होंगे, लोड ऐसे लग रहे होंगे, ट्रांसवर्स लोड है, ट्रांसवर्स लोड लगेगा उसको बीम बोलेंगे। ट्रांसवर्स लोड लगेगा तो उसको बीम बोला जाएगा, चाहे वो सीमेंट से बना हो चाहे वो स्टील से बना हो, वो बीम है। ठीक है, तो अगर इस पे लोड लग रहा है, ये सपोर्ट है, सपोज इधर साइड में सपोर्ट है, इधर भी सपोर्ट लगे हुए हैं, तो ये जो लाइन दिख रही होगी आपको ये वाली लाइन पे क्या होता है? टेंशन, ना ही टेंशन है ना ही कंप्रेशन है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी लाइनें होंगी इधर अंदर की तरफ, इसी की पैरेलल, इसी लाइन में ऐसे बहुत सारी लाइनें होंगी ऐसी इस प्लेन में। इस प्लेन को बोलते हैं न्यूट्रल प्लेन। न्यूट्रल प्लेन, क्योंकि इसमें ना ही टेंशन है ना ही कंप्रेशन है। दिस इज नोन एज न्यूट्रल प्लेन। ठीक है, अभी मैं इसमें डायग्राम डाल दूंगा इसका, जो एक्चुअल डायग्राम है इसका, लेकिन समझ में आ रहा है ये? अगर बनाता नहीं तो मैं समझ नहीं आता। ये है न्यूट्रल प्लेन, जिसमें ना ही कोई टेंशन आएगा ना ही कोई कंप्रेशन आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ सर। दिस इज न्यूट्रल प्लेन। ये बीच में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन अगर ऐसा है, सपोज ऐसा क्रॉस सेक्शन हो तो न्यूट्रल प्लेन कहीं और होगा, इसके सेंट्रॉइड के लाइन से। क्रॉस सेक्शन इसका कैसा है? रेक्टेंगल है। ये है क्रॉस सेक्शन इसका, ये है क्रॉस सेक्शन इसका, रेक्टेंगल है ऐसे। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये सारी बहुत सारी लाइनें, इनफाइनाइट लाइन्स हैं ऐसे जो जा रही हैं। इन सब लाइन को बोला जाता है न्यूट्रल फाइबर। न्यूट्रल फाइबर, और ये सारी न्यूट्रल फाइबर्स इस क्रॉस सेक्शन में पॉइंट होंगी, पॉइंट दिखाई देंगी ऐसे। अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन में देखूं राइट साइड से, जितनी भी न्यूट्रल फाइबर्स हैं वो जाके एक पॉइंट बनाएंगे एक एक करके। समझ में आ रहा है? ये सारी पॉइंट्स मिलके एक लाइन बना देंगी। यस सर। और इस लाइन को बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। क्रॉस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। क्रॉस सेक्शन के साथ क्या हो रहा है? ठीक है, क्रॉस सेक्शन को देखना है। इसलिए अभी दो हो जाएगी क्या फिर न्यूट्रल एक्सिस? कैसे? इसको न्यूट्रल एक्सिस कहाँ बोला मैंने? ये जो इसको न्यूट्रल फाइबर बोला सर, ये जो न्यूट्रल फाइबर, इसका नाम अलग दिया ना, फाइबर है, बहुत सारे फाइबर्स हैं ये इसके न्यूट्रल प्लेन में। न्यूट्रल, अभी देखिए आपको अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊं तो ऐसा आपको दिखेगा न्यूट्रल प्लेन, और इसमें बहुत सारी फाइबर्स होंगी ऐसे, इनफाइनाइट फाइबर्स हैं। ये मैं डिस्टेंस भले दिखा रहा हूँ,
इनफाइनाइट फाइनल इमेजिनरी है ये सारी न्यूट्रल फाइबर मिलके इस ये वाली लाइन बनेगी न्यूट्रल एक्सिस, इधर वाली एक क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे बनेगा न्यूट्रल एक्सिस, सारे फाइबर्स के पॉइंट्स को मिला दोगे तो न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी बेंडिंग होगा। देखिए इस फोर लगा रहा हूँ मैं फोर्स, लेकिन बोल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ मोमेंट। अब वो कैसे हो रहा है वो हम लोग को पता है कि यहाँ पे रिएक्शन आएगा ऊपर की तरफ, और ये मिलके हो सकता है बेंड करें ऐसे, और ये वाला और यहाँ पे जो रिएक्शन है वो मिलके ऐसे बेंड करें, ठीक है। तो इफेक्ट देखना है हमको। लोड तो लग रहा है ट्रांसवर्स लोड, बेंडिंग बीम में हमेशा ट्रांसवर्स लोड ही अप्लाई होगा। बीम है दैट इज नोन एज लोड इज ट्रांसवर्स ओनली। इसका डेफिनेशन है, बीम का डेफिनेशन है, इफ द लोड आर ऑलवेज ट्रांसवर्स टू द क्रॉस सेक्शन एरिया देन द मेंबर इज नोन एज बीम, ठीक। तो ये भी एक टाइप का बीम है और ये भी एक टाइप का बीम है, नाम हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। अच्छा, मैंने बोला था एक सपोज ये इरेजर है, ये इरेजर था और एक लोड लगा रहा हूं मैं एकदम पॉइंट पे, तो इसका क्या टेंडेंसी होगा कि इसको क्या करे, इरेजर है और ये पॉइंट पर में ब्लेड वो है ब्लेड है, उससे उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर से, तो उसकी क्या टेंडेंसी होगी, इसको कट करके निकाल देगा, कट कर देगा, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, दैट इज नोन एज शियर। वो जो फोर्स है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या है, पैरेलल है, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, और ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ मैं, ये फोर्स ऐसे हर एक पॉइंट पे ऐसे लग रहा होगा, ऐसे टॉप से देखेंगे तो हर एक पॉइंट पे ऐसा फोर्स लगा रहा होगा, तो इसको क्या करेगा, ऐसे कट कर देगा, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज ट्रांसवर्स लोड। लेकिन जिसकी वजह से यहाँ पे फोर्स जो फोर्स है यहाँ पे, उस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको बोलेंगे शियर स्ट्रेस, और जो फोर्स का इफेक्ट आएगा, फोर्स का जो रिएक्शन आएगा उसको बोलते हैं शियर फोर्स। उसकी वजह से शियर फोर्स का डायग्राम चेक किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसके हिसाब से ही बनेगा, उसके हिसाब यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया है वही शियर फोर्स की वैल्यू है। ये ट्रांसवर्स लोड है, शियर फोर्स नहीं है। शियर फोर्स वो है जिसकी वजह से ये इसमें फ्रैक्चर हुआ है। तो अभी मैं एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप लोग, फोर्स एक्टिंग इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस और टू प्लेनर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बॉडी causing shearing or cutting the element to cut and shear. For example, the pressure of air along the front of an airplane beam. अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, ये मैंने बोला था अभी, जो एयर इधर से आएंगी इस पे कैसा फोर्स लगाएंगे, ट्रांसवर्स लोडिंग अप्लाई होगी। तो ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से ये जो विंग है, ये विंग है, अगर मैं टॉप व्यू देखूं इस विंग का, टॉप व्यू देखूं ऐसे विंग का, ये ऐसे फ्रैक्चर हो सकता है क्योंकि एयर ऐसे आ रही है इसके ऊपर। तो एयर कहाँ पे, ये एयर हर जगह बराबर लग रही है लेकिन फ्रैक्चर कहीं और से हो सकता है। तो वही फाइंड करना है कि शियर फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ पे अप्लाई होगा। लोड तो हर जगह देख लिया है कि मैंने लोड की वैल्यू है कुछ, इस फोर्स की, ये जो एयर आ रही है उसकी वेलोसिटी क्या है, तो उसकी वजह से कितना फोर्स जनरेट हो रहा है वो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन कहाँ से टूटेगा वो डिपेंड करता है कि मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे जनरेट हुआ है, और टूट रहा है किसकी वजह से, कट होके टूट रहा है, शेयरिंग हो रही है, तो उसको बोलेंगे कि शियर फोर्स की वजह से टूटा है। अगर बेंड हो के परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, बेंड हो जाता है, टूटता नहीं है, लेकिन बेंड होने के बाद टूट भी सकता है, तो उसको बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट की वजह से टूटा है। तो इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स दोनों की वैल्यू हम लोग पूरे बीम के लेंथ पे निकालेंगे, कितना कहाँ पे ज्यादा आ रहा है, उसकी हिसाब से हम लोग डिजाइन करेंगे, मटेरियल को चूज करेंगे। तो इसकी वजह से हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, जिसको बोलते हैं SFD और BMD। ठीक है सर, हाँ सर वो उधर से सर की आवाज बहुत आ रही है सर, डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड। ठीक है सर।
आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ कि 21 तारीख बाद मैं बाहर जमा करा दूंगा। 21 तारीख बाद पहले तो कैसे तो फोर्स कहीं भी लग सकता है, लेकिन फ्रैक्चर शियर फोर्स की वजह से कहीं कहीं भी फ्रैक्चर हो सकता है। फोर्स कहीं भी लग जाए, बेंडिंग मोमेंट की वजह से बेंड हो सकता है। वो बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे ज्यादा होगा वहीं से बेंड होगा, वहां से बेंडिंग की वजह से फ्रैक्चर होगा। मतलब बेंडिंग स्ट्रेस वहां पे जनरेट ज्यादा होगी जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि एक रिलेशन है, मैं दिखाऊंगा अभी। बेंडिंग मोमेंट का रिलेशन है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है वहां पे बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा है। बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा है तो वो मटेरियल के स्ट्रेंथ पर जल्दी पहुंच जाएगा। जल्दी पहुंचे मतलब समझ रहे हो? सिग्मा वाई एस अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। सिग्मा वाई एस, सिग्मा वाई एस। एक सेकंड। हाँ, सिग्मा वाइज हम लोगों ने पढ़ लिया है। सिग्मा वाइज सपोज 200 मेगा पास्कल है, और बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस जो है सिग्मा बी, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। तो 150 हो गई, 199 हो गई, तो जैसे ही 200 होगा इसका फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जहां पे ज्यादा होगी वहीं पे बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा आएगा। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस जहां पे ज्यादा आएगा, इसके चांसेस ये है ना कि इस वैल्यू पे जल्दी पहुंच जाएगा, वो इस वैल्यू पे जल्दी पहुंच जाएगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा या फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाता है कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे ज्यादा जनरेट हो रही है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है कि एक बीम है, इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे थे। हाँ, ये इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन यहाँ से ये कट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, एसएफ की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे कट हो रहा है सिर्फ। शियर फोर्स और भी जगह पे जनरेट हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम है। दैट्स व्हाई द फ्रैक्चर इज बिकॉज ऑफ शियर फोर्स इज अकरिंग हियर ओनली। यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। नेक्स्ट इज बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट इज द रिएक्शन induced in a structure element when an external force or moment is applied to the element causing the element to bend. एलिमेंट को बेंड करने में जो कॉज क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाई हो रहा है ट्रांसवर्स ही, लेकिन बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है और वो एलिमेंट बेंड हो जा रहा है। तो बेंड हो रहा है बिकॉज ऑफ, मैं बताया था कि ऐसा अगर कोई चीज अप्लाई हो रहा है, ऐसे फोर्स पी अप्लाई हो रहा है, तो ये फोर्स का अगर मैं बताऊं कि इसका बेंडिंग मोमेंट क्या होता है हेलो हेलो यस सो ये जो भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कोई मूवमेंट, या एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है, एक्सटर्नल मूवमेंट भी हो सकता है,
तो इसकी वजह से अगर एलिमेंट में बेंडिंग आ रही है तो इसको मानेंगे कि उसमें बेंडिंग मोमेंट जनरेट हुआ होगा, ठीक है। एंड दैट मोमेंट इज नोन एज बेंडिंग मोमेंट। जो मोमेंट जनरेट हो रहा है, जिस मोमेंट की वजह से ये बेंड हो रहा है, उस मोमेंट को बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो इसको देखेंगे अगर फ्री बॉडी डायग्राम, याद रहे फ्री बॉडी डायग्राम हर जगह, हर एक चैप्टर में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम जिसको नहीं आता है वो मुझे